एक लड़के लियोन के पास दिमाग पढ़ने की बहुत खास शक्तियां हैं। अपनी साइकोलॉजिकल शक्तियों का यूज करके वो और उसका दोस्त जैन साथ में कई रहस्यमय केसेस को सुलझाते हैं। फिल्म की शुरुआत लियोन की एक बचपन की याद से होती है। वो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में था। लियोन ने जिद करते हुए अपने माता पिता से एक पप्पी खरीदने की मांग की। इसके अलावा वो एक छोटे भाई की भी मांग रखता था। अपने बेटे की इच्छा को पूरा करते हुए उसके माता पिता उसे एक पप्पी खरीदने ले गए। उसी समय पड़ोसी अपार्टमेंट में एक जेनोसाइड होता है। हत्यारा बेरहमी से 4 पीड़ितों को मारता है, फिर गैस लाइन काटकर और माइक्रोवेव में आग लगाकर इसे दुर्घटना दिखाने की कोशिश करता है। जैसे ही लियोन का परिवार लिफ्ट में प्रवेश करता है, इमारत में विस्फोट होता है। लिफ्ट खराब हो जाती है, जिससे वे अंदर फंस जाते हैं। हिलने या बच निकलने में उन्हें परेशानी होती है। आग फैलने लगती है, जिससे लोग घबराहट में बाहर निकलते हैं। सौभाग्य से एक सिक्योरिटी गार्ड लियोन के फंसे हुए परिवार को खोज लेता है और उसे सफलतापूर्वक बचा लेता है। हालांकि लिफ्ट का केबल अचानक टूट जाता है, जिससे लियोन के माता पिता नीचे गिर जाते हैं। जब फायर फाइटर्स पहुंचते हैं, इमारत पूरी तरह से आग की लपटों में घिर चुकी थी और जहरीला धुआं लियोन को बेहोश कर देता है। लेकिन एक स्टूडेंट उसे खोज लेता है। वो बहादुरी से लियोन को उठाता है और एक ऊंची मंजिल से कूद जाता है। दोनों एक कार पर गिरते हैं। गिरने के बावजूद दोनों भाई बच जाते हैं। इससे पहले कि वो बेहोश हो जाए, लियोन केवल अपने रक्षक सुंगमो का नाम देख पाता है। तभी से उसमें मनोवैज्ञानिक शक्तियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। कई साल बाद लियोन बड़ा हो जाता है। उसे मुर्दाघर जाना और अपनी शक्तियों को महसूस करने के लिए स्टोरेज ड्रॉवर्स को छूना पसंद है। उसकी साइकोलॉजिकल एबिलिटी लियोन को लाशों की मौत का कारण देखने की क्षमता देती है। आज उसे 2 इन्वेस्टिगेटर्स द्वारा 3 जले हुए शवों पर अपनी साइकोलॉजिकल एबिलिटी का यूज करने के लिए आमंत्रित किया गया है। एक शॉर्ट वार्म अप के बाद वो काम पर लग जाता है। अपराध की रात की छवियां दिखाई देती हैं। इसके साथ ही कुछ सुराग नंबर्स के रूप में भी हैं। लियोन वे 2 नंबर्स इन्वेस्टिगेटर्स को बताता है। लंबे समय तक विचार करने और फिर से जांच करने के बाद पता चलता है कि वे नंबर्स विक्टिम्स के अंडरवियर का साइज हैं। डॉक्टर अत्यधिक निराश हो जाती है। वो लड़के को एक जोरदार थप्पड़ मारने ही वाली थी जब अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। ये प्रोसिक्यूटर सुंगमो है, जिसे जांच में सहायता के लिए बुलाया गया है। सुंगमो वही था जिसने सालों पहले आग के दौरान लियोन को बचाया था। दोनों डॉक्टर सुंगमो को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे उनके बारे में कुछ बहुत सस्पिशियस लगता है। इस बीच लियोन मुर्दाघर के एक ड्रॉ में छिपा हुआ है, बच निकलने के सही पल का इंतजार कर रहा है। सुंगमो को पता चलता है कि उसका छोटा भाई वहाँ है। वो दोनों महिलाओं को बाहर निकालने का बहाना करता है और दरवाजा बंद कर देता है। जब वो ड्रॉ खोलता है तो उसे अपना छोटा भाई लियोन अंदर लेटा हुआ मिलता है। लड़का उस एविडेंस को दोहराता है जो उसने अपनी शक्तियों से प्राप्त किया है। लियोन को उम्मीद है कि उसे श्रेय मिलेगा और सजा से बच जाएगा, लेकिन सुंगमो को परवाह नहीं है। सुंगमो लियोन को वापस ड्रॉ में धकेल देता है और उसे सबक सिखाने के लिए बंद कर देता है, क्योंकि उसने उसकी बात नहीं सुनी। लियोन ड्रॉ में लेटा रहा और उसका सिर धीरे धीरे सतह को छूने लगता है। मृतक की छवियां उसके दिमाग में चमकने लगती हैं। लियोन अपने भाई से माफी मांगता है, लेकिन सुंगमो बस खड़ा रहकर मुस्कुरा रहा है। लियोन बेहोश हो जाता है। बाद में सुंगमो एक गवाह से पूछताछ करता है, जिसने उस रात अस्पताल में सब कुछ देखा था। अपराधी एक मेंटल डिसऑर्डर वाली महिला है। महिला लोगों को मारती है और अस्पताल में आग लगा देती है। मीटिंग में पुलिस और प्रोसिक्यूटर ऑफिसर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अपराधी मानसिक रूप से बीमार महिला है। हालांकि पुलिस ऑफिसर जीसू को इस मामले और सालों पहले हुए अपार्टमेंट आग के बीच समानताएं मिलती हैं, इसलिए उन्हें और जांच करने की आवश्यकता है। इससे उसके पिता चीफ ब्यूंगहो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो मीटिंग को स्थगित करने की मांग करते हैं। इस बीच महिला नायिका जेन अपनी चाची के साथ एक नई जगह पर जा रही है। सुपरमार्केट में कपड़े बदलते समय कोई दीवार के छेद से उसे देख रहा था। कुछ गलत महसूस करते हुए जेन अपने आसपास की जांच करती है। जब वो छेद से देखती है तो उनकी नजरें मिलती हैं। दोनों शॉक हो जाते हैं। वो पर्वर्ट का पीछा करती है, लेकिन उसे खो देती है। लियोन स्कूल जाते समय उस पर्वर्ट से टकरा जाता है। फिजिकल कांटेक्ट से वो उस आदमी के सारे दुष्ट कर्म देख पाता है। संयोग से लियोन ने वही पोशाक पहनी हुई है जो उस पर्वर्ट ने पहनी थी। वो अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ फोन पर बात करते हुए चल रहा था। जेन उसके पीछे से उसका वीडियो बना रही थी, क्योंकि वो सोचती है कि वही पर्वर्ट है।
वो गलती से लियोन को एक मृत व्यक्ति के अंडरवियर के साइज के बारे में बात करते हुए रिकॉर्ड कर लेती है। वो एविडेंस जेन के लिए लियोन का सामना करने और उसे उजागर करने के लिए पर्याप्त था। वो परवर्ट से टकराने की पहले की याद को याद करता है, जिसमें जेन की शैडो दिखाई देती है। वो जोर देकर कहता है कि उसने उसे रेस्ट रूम में कभी नहीं देखा, लेकिन जेन ने अभी तक उस घटना का जिक्र भी नहीं किया है। बहस करने के लिए कुछ नहीं बचता। जेन लियोन को सीधे टांगों के बीच लात मार देती है। जब लियोन खुद को बचाने के लिए हाथ बढ़ाता है तो फिजिकल कांटेक्ट से वो देख पाता है कि कैसे जेन को उसके क्लासमेट्स द्वारा बुली किया गया है। हालांकि लियोन उसके पैर को बहुत देर तक पकड़े रहता है। पहले की घटना के साथ जोड़कर जेन लियोन को पुलिस स्टेशन ले जाती है और पूछताछ कराती है। सौभाग्य से वहाँ के पुलिस ऑफिसर उसे जानते हैं, क्योंकि वो एक शरारती बच्चा था जिसे जुवेनाइल रिफॉर्म स्कूल जाना पड़ा था। बाद में ऑफिसर जीसू उसे जमानत पर छुड़ाने आती है। जीसू उसे हमेशा मुसीबत में पड़ने के लिए डांटती है, लेकिन लियोन डींग मारता है कि वो अपनी सुपर पावर का यूज करके सभी कठिनाइयों पर काबू पा लेगा। हाल की घटना के कारण स्कूल के टीचर लियोन को एक्सपेल करने पर चर्चा करने के लिए एक मीटिंग करते हैं। न केवल ये, बल्कि वो क्लास में सबसे निचले रैंक से टॉप 5 में पहुंच गया है। उसके अजीबोगरीब देर रात के व्यवहार के कारण स्कूल को संदेह है कि उसने एग्जाम में चीटिंग की है। स्कूल पहुंचने पर लियोन के दोस्त उसे बताते हैं कि मैथ का टीचर उसे ढूंढ रहा है। उसी समय जेन भी स्कूल पहुंचती है। वो वहाँ एक नई स्टूडेंट है। इसके अलावा वो लियोन के साथ ही क्लास में है। जैसे ही वो हॉलवे में पहुंचती है, जेन लियोन को देख लेती है। उसे देखते ही वो तुरंत उसका पीछा करती है। लियोन टीचर के ऑफिस में मैथ के टीचर को ढूंढने जाता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो कैसा दिखता है। जेन लियोन को मैथ के टीचर के बारे में बताती है। वो टीचर को उसके व्यवहार का वीडियो दिखाना चाहती है, लेकिन वो उसे समझाने के लिए रोक देता है। इससे पहले कि वो समाप्त कर पाता, टीचर उसे अंदर खींचकर डांटने लगता है। टीचर को संदेह है कि लियोन ने नकल की है। सच्चाई ये है कि उसने अपनी पावर का यूज करके सामने वाले व्यक्ति से आंसर्स कॉपी किए हैं। इस बात से अनजान कि परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं, लियोन मुस्कुराता रहता है और इनकार करता है। टीचर गुस्सा हो जाता है और उसके माता पिता को बुलाने की धमकी देता है। लियोन उसे याद दिलाता है कि वो एक अनाथ है। इसके अलावा वो जल्द ही ग्रेजुएट होने वाला है। वो टीचर से विनती करता है कि वो उदारता दिखाए और उसे निष्कासित न करे। टीचर उसके स्पष्टीकरण की परवाह नहीं करता। लियोन निराशा में चिल्ला उठता है। टीचर फिर किताबों का एक ढेर उठाकर उसे मारता है। सौभाग्य से जिम टीचर बीच में आ जाता है। लियोन उदास मन से छत पर अकेले बैठ जाता है। वो अपने भाई से मदद मांगने के बारे में सोचता है, लेकिन अंततः इसे खुद सहन करने का निर्णय लेता है। जिम क्लास से पहले कुछ क्लासमेट जेन के पास उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछने आते हैं, ताकि वे उससे दोस्ती कर सकें। वो छत पर दौड़ती है, हंफने लगती है, फिर शांत होने के लिए पेपर बैग में सांस लेती है। वास्तव में उसके परिवार की स्थिति दुखद है। जेन का पिता 5 साल पहले अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड था। पीड़ितों से उसके संबंध के कारण उसे गलत तरीके से दोषी ठहराया जाता है। वो 11 साल से बिना किसी रिहाई के जेल में है। सभी की नजरों में जेन एक हत्यारे की बेटी है। सभी उसे नीची नजर से देखते हैं। जैसे ही जेन जाने वाली थी, लियोन ऊपर से कूद जाता है। ये सोचकर कि वो उससे टकराने वाला है, जेन आंखें बंद कर लेती है, लेकिन सौभाग्य से लियोन रेलिंग को पकड़ लेता है और टकराने से बच जाता है। किसी कारण से जेन गुस्सा होकर चली जाती है। लियोन समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो परवाह नहीं करती। उसके लिए लियोन बस एक बदतमीज लड़का है। कुछ बेसिक स्टेप्स के बाद जेन ने प्रॉब्लम को सफलतापूर्वक हल कर लिया। मैथ का टीचर उसकी पूरी तरह से प्रशंसा करता है। जेन खुशी के साथ मुस्कुराती है। इस समय टीचर लियोन की आलोचना करने लगता है। वो टिप्पणी करता है कि लियोन एक अनाथ है, जिसे मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं है। ये टिप्पणी जेन को गहराई से प्रभावित करती है। वो तुरंत टीचर के विचार का विरोध करती है। वो तर्क देती है और बताती है कि लियोन जैसा अनजान व्यक्ति टेस्ट में नकल नहीं कर सकता। वो टीचर की इस बात के लिए भी निंदा करती है कि उसने सार्वजनिक रूप से लियोन को अपमानित किया। टीचर इस काउंटर आर्ग्यूमेंट से गुस्सा हो जाता है। वो एक शर्त लगाता है, अगर जेन असली कल्प्रिट को ढूंढ लेती है तो वो सभी स्टूडेंट से सार्वजनिक रूप से माफी मांगेगा, नहीं तो उसे निष्कासित कर दिया जाएगा। समय सीमा अगली मैथ क्लास तक की है। बाद में जेन रेस्टरूम में बैठकर अपने सिली कामों के लिए खुद को कोसती है। अधिक पछतावे की बात यह है कि लियोन ये गलतफहमी पाल लेता है कि उसे उसके साथ देने के लिए जेन उसे पसंद करती है। वास्तव में वो टीचर की कही गई गलत बातों का विरोध कर रही थी।
लियोन उसे जांच में मदद करने की ऑफर करता है। वो फिर जेन को अपना परिचय देने का प्रयास करता है। वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। उस शाम लियोन सबूत ढूंढने के लिए स्कूल में घुस जाता है। आत्मविश्वास से वो अपनी शक्तियों का यूज करके ताला छूता है, लेकिन उसे खोल नहीं पाता। वो कोड के केवल पहले 2 अंक देख पाता है। जैसे ही वो अपने मुंह का यूज करने वाला होता है, जेन अचानक उसके पीछे प्रकट होती है। एक ही बार में जेन स्कूल की फाउंडेशन डेट को पासवर्ड के रूप में यूज करके दरवाजा खोल देती है। कुछ खोजने के बाद जेन को एक बहुत ही दिलचस्प दराज मिलती है। अंदर कई जब्त की गई वस्तुएं हैं। लियोन अंदर हाथ डालता है और जेन तेजी से दराज बंद कर देती है। हालांकि उसका हाथ फंस जाता है, लेकिन संपर्क हो चुका था। लियोन एक सुंदर लड़की को चुपके से दराज से कुछ लेते हुए देखता है। लियोन इतना ध्यान केंद्रित करता है कि उसकी नाक से खून बहने लगता है। जेन पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वो जल्दी से एक स्टन गन पकड़ लेती है। क्योंकि लियोन का व्यवहार परेशान करने वाला था, वे अपनी खोज जारी रखते हैं। जेन को कुछ आंसर शीट्स मिलते हैं जिन पर पहले से ही रिजल्ट्स लिखे हुए थे। वो हैरान हो जाती है। लियोन सुझाव देता है कि घुसपैठिया आंसर्स के लिए नहीं आया था, शायद उसने कुछ और कीमती चीज लिया हो। उसी दौरान स्कूल का गार्ड वहाँ से गुजरता है। दोनों जल्दी से छिपने की जगह ढूंढ लेते हैं। जेन के संपर्क में आने पर लियोन उसकी यादों के टुकड़े देख पाता है। अवचेतन रूप से वो सीक्वेंस 3145 बोल देता है। जेन हैरान हो जाती है कि लियोन को वो संख्या कैसे पता है। ये उसके पिता की कैदी वर्दी की संख्या है। वापस जाते समय वो सोचती है कि उसे 3145 के बारे में कैसे पता चला। अचानक वो किसी को अपना पीछा करते हुए महसूस करती है। जेन घबरा जाती है और हमला करने के लिए मुड़ती है, लेकिन ये प्रोसिक्यूटर सुंगमो है। उसने अनाथालय में रहने के दौरान जेन की ट्यूशन फीस भरी थी। जेन को ये भी एहसास होता है कि वो टीवी पर अक्सर होने वाली आगजनी की घटनाओं की जांच करने वाला प्रोसिक्यूटर है। पता चलता है कि वे अपोजिट बिल्डिंग्स की सबसे ऊपरी मंजिलों पर रहते हैं, एक दूसरे को आसानी से देख सकते हैं। अगली सुबह लियोन अपराधी को ढूंढने के लिए स्कूल के सभी एंट्रेंस गेट बंद करने की योजना बनाता है। फिर वो फायर अलार्म बजा देता है। अंत में वो फायर एग्जिट पर खड़ा हो जाता है। चोर की पहचान करने के लिए अपनी साइकोलॉजिकल एबिलिटी का यूज करता है। कई यादों के टुकड़े लियोन पर हावी हो जाते हैं, जिससे नाक से खून बहने लगता है और वो गिर जाता है। चूंकि कुछ नहीं होता, सभी स्कूल वापस चले जाते हैं। पी का टीचर लियोन को उसके लापरवाह व्यवहार के लिए डांटता है, लेकिन उनकी बातचीत के दौरान लियोन पी टीचर के दिमाग में एक लड़की की यादों के टुकड़े देखता है। लियोन अपने करीबी दोस्त को बताता है कि सोह्यून एक पीले बैग में प्रेगनेंसी टेस्ट छुपा रही है। वो बैग मैथ टीचर द्वारा जब्त कर लिया जाता है। अपने प्रेगनेंसी के राज के खुलने के डर से सोह्यून उस रात टीचर के कमरे में चुपके से पीला बैग लेने जाती है। लियोन फिर जेन को बताता है कि उसे अपराधी मिल गया है। वो सच्चाई उजागर करने की योजना बनाता है, लेकिन जेन हस्तक्षेप करती है। सोह्यून का रहस्य उजागर करके उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय जेन लियोन को सच बताने से रोकती है। उसी समय जिम में जेन का दोस्त डेबोंग सोह्यून के बॉयफ्रेंड से लड़ रहा था, जो उसकी प्रेगनेंसी का जिम्मेदार है। मैथ की क्लास में टीचर जेन के परिवार का मजाक उड़ाने लगता है। वो उसका मजाक उड़ाता है क्योंकि उसका पिता एक हत्यारा है। जेन गुस्से में टेस्ट के उत्तर लीक होने का सच उजागर कर देती है। पता चलता है कि मैथ का टीचर कुछ स्टूडेंट्स को मिड टर्म के आंसर्स देता है। आंसर्स पाने वाले सभी अमीर हैं और मैथ के टीचर ने रिश्वत ली है। टीचर अभी भी मासूमियत का नाटक करने की कोशिश करता है, लेकिन मामले में शामिल एक स्टूडेंट सब कुछ कबूल कर लेता है। एक अन्य स्टूडेंट चुपके से फोन पर सब रिकॉर्ड करता है और इसे स्कूल के फैन पेज पर पोस्ट कर देता है। अगले दिन खबर फैल जाती है और मैथ के टीचर को स्कूल से निकाल दिया जाता है। जेन बेहद परेशान हो जाती है। वो लियोन को छत पर खींच ले जाती है और उससे सवाल करती है। वो अनाड़ीपन से कहता है कि डेबोंग मुखबिर है और दावा करता है कि उसे कुछ नहीं पता। जैसे ही वे केस सुलझाने के लिए हाथ मिलाने वाले थे, दोनों को फोन आता है। पता चलता है कि पुलिस ने असली परवर्ट को पकड़ लिया है। इस तरह लियोन बरी हो जाता है। इस समय जेन को एहसास होता है कि उसने लियोन पर गलत इल्जाम लगाया था। वो सुलह करना चाहती है, लेकिन चूंकि परवर्ट पकड़ा जा चुका है, लियोन को अब हाथ मिलाने की परवाह नहीं है। उस रात जेन प्रोसिक्यूटर सुंगमो को कन्फेशन करने की योजना बनाती है। वो लियोन को भी वहाँ देखकर हैरान हो जाती है। नोटिस करते ही वो जल्दी से गायब हो जाती है। हालांकि वो लियोन और उसके भाई की बातचीत सुन लेती है। इससे उसे लियोन की साइकोलॉजिकल एबिलिटीज के बारे में पता चलता है। जब लियोन उसे महसूस करता है, जेन बेबाकी से उसकी खास क्षमताओं के बारे में पूछती है।
लियोन गुस्से में आकर खुद को एक मॉन्स्टर बताता है, लेकिन जेन ऐसा नहीं सोचती। वो इसे भगवान का उपहार मानती है। इसके अलावा उसे वास्तव में उसकी मदद की जरूरत है। जेन उस पर विश्वास करती है कि उसकी साइकोलॉजिकल एबिलिटी के बारे में। वो कहता है कि उसके शरीर का सबसे संवेदनशील हिस्सा उसके हाथ है, लेकिन जेन सुझाव देती है कि ये उसके होंठ हैं और सीधे उसे चूम लेती है। चौंक कर जागते हुए लियोन को एहसास होता है कि ये सिर्फ एक सपना था। वो बेहद पछतावा महसूस करता है। दूसरी ओर जेन लियोन की साइकोलॉजिकल एबिलिटीज पर विचार कर रही थी। नाश्ते के समय वो सोचती है कि अगर वो अपने पिता को बरी करवा पाए तो कैसा होगा, लेकिन वो उस विचार को खारिज कर देती है। जब वे लियोन के घर के नीचे मिलते हैं, वो जेन को उसके पिता को बरी करने के लिए सबूत ढूंढने में मदद करने की इच्छा व्यक्त करता है। गुस्से में आकर वो चाहती है कि वो उसके पिता का रहस्य छुपाए रखे। फिर वो चली जाती है। इस बीच कुछ दिन पहले अस्पताल में आग का गवाह प्रोसिक्यूटर ऑफिस में गवाही देने जा रहा होता है। रास्ते में उसकी कार का टायर पंक्चर हो जाता है। एक रहस्यमय काले कोट वाला व्यक्ति हथौड़ा लेकर उस पर हमला करने के लिए आता है। स्कूल के बाद जेन एक कन्वीनियंस स्टोर पर पार्ट टाइम जॉब करती है। एक रहस्यमय काले कोट वाला व्यक्ति उसका पीछा करता है। पता चलता है कि वो मैथ का टीचर है। वो एक तेजाब की बोतल लेकर आता है और जेन के चेहरे पर फेंकने वाला था, लेकिन लियोन ठीक समय पर आकर उसे रोक देता है। लियोन उसे टेबल पर पटक देता है। उसे तेजाब चखाने की कोशिश करता है, लेकिन जेन उसे रोक देती है। मैथ का टीचर चौंक जाता है। बाद में उसे पुलिस द्वारा स्टेशन ले जाकर पूछताछ की जाती है। उस रात प्रोसिक्यूटर सुनुमो को एक रिपोर्ट मिलती है। आगजनी के मामले का गवाह बेरहमी से मार दिया गया है। घटनास्थल पर मिला सबूत पीड़ित के पैर में लिपटी एक अजीब चेन है, जो अपराधी की ओर से एक चुनौती प्रतीत होती है। अगली सुबह सुनुमो को पता चलता है कि जिन मामलों की वो जांच कर रहा है, वे सभी एक ही अपराधी से जुड़े हैं। इसके अलावा अपराधी वही है जिसने 11 साल पहले योंगसियन अपार्टमेंट में आग लगाई थी। स्कूल में जेन के क्लासमेट उसे परेशान करने आते हैं। उन्हें पता चलता है कि जेन ने अपने पिता की पहचान और अपने बारे में झूठ बोला है। शर्मिंदा होकर जेन उन्हें धक्का देती है। उसके पुराने स्कूल की डरावनी यादों से घिर जाती है। वो जल्दी से छत पर जाकर रोती है। लियोन ये देखकर उसका पीछा करता है। जेन कहती है कि जब भी वो दबाव महसूस करती है, उसे शांत होने के लिए पेपर बैग में सांस लेनी पड़ती है। लियोन ये भी कहता है कि जब वो छोटा था, सुनुमो ने उसे एक अनाथालय भेज दिया था, इसलिए उसका बचपन बहुत हिंसक और क्रूर हो गया। हालांकि वो सुनुमो के किए से नफरत करता है, वो अपनी साइकोलॉजिकल एबिलिटीज से भी नफरत करता है, लेकिन अब वो जानता है कि इसे कैसे स्वीकार करें और सराहें। लेकिन जेन इस सच को स्वीकार नहीं कर पाती कि उसका पिता एक हत्यारा है। वो इसका सामना करने से बहुत डरती है। लियोन उसके पास बैठा रहता है, उसे प्रोत्साहित करता है कि वो तब तक इंतजार करे जब तक वो तैयार न हो जाए। अगली सुबह एक बड़ी घटना घटती है। लियोन एक बार फिर स्कूल के लिए लेट होने के कारण दीवार फांदकर अंदर जाना पड़ता है। किसी ने दीवार पर लिख दिया है कि जेन एक हत्यारे की बेटी है, जिससे बहुत भ्रम फैल जाता है। लियोन पेंट के जार को छूकर महसूस करता है। उसे पता चलता है कि मैथ का टीचर जेन से बदला लेने के लिए वापस आया है। वो जल्दी से हर जगह जेन को ढूंढने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलती। जेन के रहने वाले अपार्टमेंट में लौटने पर वो बिना उसे बताए चली गई थी। लियोन जेन की एक बचपन की तस्वीर देखता है। उसे एहसास हुआ कि वो वही छोटी लड़की है जिसे उसने 11 साल पहले कैंडी दी थी। लियोन जेन के चले जाने पर बहुत दुखी था। वो उम्मीद करता है कि किसी दिन उसे ढूंढ लेगा। 2 साल बीत जाते हैं। लियोन बड़ा हो चुका था। अब वो एक सुंदर लड़का है जो एक मस्त लाल कार चलाता है। उसका दोस्त डेबोंग शहर में एक गैस स्टेशन का मालिक है। लियोन लॉ स्कूल की एंट्रेंस एग्जाम देने जाता है। वो सोचता है कि अपनी साइकोलॉजिकल एबिलिटी का यूज करके सामने वाले से नकल कर ले, लेकिन अपराध बोध महसूस होने की वजह से वो रुक जाता है। हालांकि एग्जामिनर उसे टोकती है और उसे एग्जामिनेशन रूम से बाहर जाने के लिए कहती है। ऊपर देखते हुए लियोन को अचानक एहसास होता है कि एग्जामिनर जेन है। उनकी नजरें मिलती हैं। इस बार जेन कहती है कि वो अब और नहीं भागेगी। उसके बाद वे पार्किंग लॉट में फिर मिलते हैं। हाई स्कूल की यादें अचानक वापस आ जाती हैं। ये दोनों के मन में गहरी छाप छोड़ती है। वे पार्क में साथ साथ चलते हैं। जेन को यकीन था कि परीक्षा के दौरान लियोन ध्यान केंद्रित करने के बजाय खाने के बारे में सोच रहा था। सुंगमो अब एक और शानदार अपार्टमेंट में रहने चला गया है। ड्रिंकिंग सेशन के दौरान लियोन जेन से फिर मिलने का जिक्र करता है। वर्तमान में वो सियोल पुलिस विभाग में काम कर रही है।
अगली सुबह लियोन जेन को ढूंढने पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन वो वहाँ नहीं होती। इसके अलावा वहाँ उस नाम का कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है। पता चलता है कि जेन वर्तमान में सियोल कम्युनिटी सेंटर में इंटर्नशिप कर रही है, जो पुलिस विभाग के अंदर एक विभाग है। उसका डेली जॉब बहुत मामूली मामलों से निपटना है। उसकी नौकरी पड़ोस के परेशान बच्चों और अकेले बुजुर्गों से संबंधित है। लियोन फिर जेन से मिलने सियोल कम्युनिटी सेंटर जाता है। हर दिन वो एक पुलिस ऑफिसर बनने की दिशा में मेहनत कर रही थी। वो अभी भी उम्मीद करती है कि वो सालों पुराने अपने पिता के केस को फिर से स्टडी कर पाएगी और उसका नाम साफ कर पाएगी। बात करते हुए उन्हें पता चलता है कि जोएन गायब हो गई है। वो एक ब्लैकलिस्ट पर है। सभी उसे ढूंढने के लिए एक साथ खोज करते हैं। लियोन और जेन पुल की ओर दौड़ते हैं, जहां उन्हें नदी के नीचे जोएन का खिलौना मिलता है। खिलौने को छूकर लियोन को महसूस होता है कि लड़की के साथ कुछ बुरा हुआ है। वो कहता है कि उसे अगवा करके एक काले सूटकेस में ठूंस दिया गया है। जब वे परेशान थे, तभी लड़की अचानक एक बुजुर्ग महिला के साथ सामने आती है। ये जेन को लियोन की साइकोलॉजिकल एबिलिटीज पर संदेह करने पर मजबूर कर देता है। हालांकि जो वो महसूस करता है वो पूरी तरह सटीक होता है। पुलिस को पास में ही एक डेड बॉडी वाला सूटकेस मिलता है। पुलिस घटनास्थल को घेर लेती है और जांच शुरू कर देती है। पुलिस ऑफिसर जीसू जेन से फिर मिलती है। समय बचाने के लिए जेन एक विश्लेषण करती है। वो कहती है कि सूटकेस को ऊपरी हान नदी से फेंका गया था और यहाँ बहकर आया है। पीड़ित की मौत 4 से 5 साल पहले हुई थी, इसलिए सूटकेस में गैस जमा हो गई और सूटकेस को पानी की ऊपरी सतह पर आ गया। ऑफिसर जीसू जेन की प्रेडिक्शन से बहुत प्रभावित हुई। जांच के दौरान पुलिस को पता चलता है कि पीड़ित सीओ जेन है, जिसकी उम्र लगभग 40 साल है। इस बार अपराधी का तरीका पिछले केस से मिलता जुलता है। पुलिस को दोनों पीड़ितों के बीच संबंध पर संदेह होता है। पुलिस चीफ सुझाव देता है कि सुंगमो इस मामले की अगुवाई करें। वो जोर देकर कहता है कि वो इसे जल्दी से सुलझा ले। उस शाम सियोल कम्युनिटी सेंटर वापस जाते समय लियोन और जेन एक दूसरे को अपने दिल की बात बताते हैं। दोनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि सुंगमो उनका इंतजार कर रहा है। दूरी पर एक रहस्यमय मास्क वाला व्यक्ति उनकी हरकतों पर नजर रख रहा था। क्या ये असली अपराधी हो सकता है? अगली सुबह सियोल कम्युनिटी सेंटर के पास एक रेसिडेंशियल एरिया में 2 महिलाओं के बीच विवाद होता है। लियोन बैठकर लड़की को सांत्वना देता है। वो उसे ये भी समझाता है कि उसका झगड़ा करना सही है या गलत। मुद्दे को समझने के बाद जोएन और उसकी मां मेहमान से माफी मांगती हैं। अंत में सब कुछ शांति से सुलझ जाता है। अगली सुबह लियोन के माता पिता का मेमोरियल डे था। जब लियोन कार लेने जाता है, एक रहस्यमय मास्क वाला व्यक्ति उसका पीछा करता है। बाद में वो लियोन और सुंगमो के अपार्टमेंट में ऊपर चढ़ जाता है। वो एक बहुत ही रहस्यमय बॉक्स भी लेकर आता है। कब्रिस्तान में लियोन सुंगमो से मिलता है, जो अपनी माँ की कब्र पर आया था। दोनों भाई हाल ही में हुई हर चीज के बारे में अपने माता पिता को बताते हैं। वे उम्मीद करते हैं कि स्वर्ग में उनके माता पिता शांति से हों। कब्रिस्तान से निकलने के बाद लियोन और सुंगमो जेन से मिलने जाते हैं। सुंगमो को उम्मीद है कि जेन लियोन की साइकोलॉजिकल एबिलिटीज को विकसित करने में मदद कर पाएगी। 2 साल पहले सुंगमो ने छत पर उनकी पूरी बातचीत सुन ली थी। वो जानता था कि केवल जेन ही इस मामले में मदद कर सकती है। बदले में सुंगमो जेन को वायलेंट क्राइम्स यूनिट के लिए रिकमेंड करेगा, एक पद जिसका जेन लंबे समय से सपना देख रही है। लेकिन उसे अभी भी सोचने के लिए समय चाहिए, प्रमोशन पॉइंट्स जमा करने और एक पुलिस ऑफिसर बनने के लिए। जेन दिन रात गश्त लगाती है वायोलेशंस की तलाश में, लेकिन वायोलेशन कहीं नहीं दिखते। उसे सिर्फ कॉमेडी दिखाई देती है। जेन खुद पर बहुत निराश हो जाती है कि उसने कुछ हासिल नहीं किया। नदी किनारे अपराध स्थल पर पहुंचकर वो और निराश हो जाती है जब लियोन को नाक से खून बहते हुए सुराग ढूंढते हुए लुढ़कता हुआ देखती है। बाद में लियोन जेन से उसकी साइकोलॉजिकल एबिलिटीज को विकसित करने में मदद करने के प्रस्ताव के बारे में पूछता है। लियोन जेन का जूता लौटाता है, जो उसने अपने पिता को ढूंढते समय खो दिया था। वो पहली बार था जब लियोन की साइकोलॉजिकल एबिलिटी प्रकट हुई थी। ये उसके दिमाग में एक गहरा यादगार पल बन जाता है। तभी से वे दोनों इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी का बेस्ट यूज करने के लिए कई केसेस सुलझाने का संकल्प लेते हैं। उस शाम जब लियोन घर लौटता है, वो सुंगमो से मिलता है। वो सुंगमो से मांग करता है कि वो उसके साथ सूटकेस मामले की जांच करे। सुंगमो मना कर देता है, लेकिन लियोन फिर भी अपनी कार से उसका पीछा करने पर जोर देता है। रास्ते में लियोन नोटिस करता है कि एक ट्रक सुंगमो की कार का पीछा कर रहा है, इसलिए वो चुपके से उसका पीछा करता है। जब लियोन स्थिति का निरीक्षण करने के लिए करीब जाता है, व्यक्ति तेजी से दूर चला जाता है। वो तुरंत उनका पीछा करता है और अपने भाई को इसके बारे में सूचित करता है।
हाईवे पर लियोन ट्रक का करीब से पीछा करता है। वो जानना चाहता है कि वे कौन है। पीछा तभी रुकता है जब कार एक खाली मैदान में पहुंचती है। लियोन ये देखने के लिए बाहर निकलता है कि रहस्यमय व्यक्ति कहाँ गया है और अचानक उस पर पीछे से हमला होता है। व्यक्ति लियोन को पेट में छुरा घोंप देता है। संपर्क में आते ही लियोन रहस्यमय व्यक्ति की यादों के टुकड़े देख पाता है। ये व्यक्ति कुछ समय से सुंगमो का पीछा कर रहा है। जब आसपास खड़े लोग उन्हें देख लेते हैं, रहस्यमय व्यक्ति जल्दबाजी में भाग जाता है। लियोन को वहीं पड़ा छोड़ देता है। उसे जल्दी से इमरजेंसी रूम में ले जाया जाता है। वो सुंगमो के लिए एकत्र की गई जानकारी को भी तुरंत बता देता है। जीसू और सुंगमो लियोन द्वारा अभी दी गई जानकारी को लेकर बहुत परेशान थे। उन्हें संदेह होता है कि ये अपराधी 11 साल पहले यांगसियोंग अपार्टमेंट के मामले से जुड़ा है। अस्पताल में लियोन नर्स द्वारा ये बताने पर जागता है कि उसकी सर्जरी सफल रही है। उस रात रहस्यमय व्यक्ति अस्पताल में लियोन से मिलने आता है। किसी को अंदर आते देखकर लियोन तेजी से पर्दे को अपने चारों ओर लपेट लेता है। पता चलता है कि ये जेन है जो लियोन से मिलने आई है। वो लियोन की साइकोलॉजिकल एबिलिटीज को विकसित करने में मदद करने का फैसला करती है। इससे वो बहुत खुश हो जाता है। वो चाहती है कि वो एक सर्टेन लेवल तक पहुँचे ताकि वो सालों पहले अपार्टमेंट के मामले में अपने पिता का नाम साफ करने में मदद कर सके। इस बीच इन्वेस्टिगेशन टीम को पता चलता है कि असली कांग सियोजून 5 साल पहले मर चुका था। सूटकेस में मिला व्यक्ति कांग सियोजून के रूप में प्रस्तुत होने वाला एक नकली व्यक्ति था। इसलिए सुंगमो इन्वेस्टिगेशन टीम को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट देता है ताकि अधिक जानकारी इकट्ठा की जा सके। ये सुनकर जेन लियोन की साइकोलॉजिकल एबिलिटीज को निखारने में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। सुंगमो जेन को एक डायरी देता है जिसे उसने संभाल कर रखा था, जिसमें लियोन के डेवलपमेंट की पूरी प्रक्रिया दर्ज थी ताकि वो इसका अध्ययन कर सके। सुंगमो कहता है कि ट्रेनिंग मिशन तब समाप्त होगा जब लियोन उसके विचारों को पढ़ पाएगा। अगली सुबह जेन जेल में अपने पिता से मिलने जाती है। उसे बहुत गर्व है कि जेन एक पुलिस ऑफिसर बन गई है, लेकिन वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी उसे बेगुनाह साबित करने के लिए संघर्ष करे। वो सारा दोष खुद पर ले लेता है और उसकी जांच रोकने की उम्मीद करता है। अगली सुबह लियोन अस्पताल से छुट्टी लेता है और उसका सबसे अच्छा दोस्त डेबोंग उसे लेने आता है। वे दोनों सियोल कम्युनिटी सेंटर जाते हैं। डेबोंग खुश हो जाता है जब वो देखता है कि किम सोह्यून भी वहाँ काम कर रही है। लियोन और जेन लाइब्रेरी जाते हैं ताकि लियोन के डेवलपमेंट में मदद के लिए साइकोलॉजिकल एबिलिटीज और जासूसी कार्य पर किताबें ढूंढ सकें। जब वे सामग्री पढ़ रहे होते हैं तो लाइब्रेरी मैनेजर एक लड़की को किताबें चुराने का प्रयास करते हुए पकड़ लेता है। मैनेजर उसे सजा देना चाहता है, हालांकि लड़की जोर देकर कहती है कि उसने किताबें नहीं ली हैं, किसी ने उन्हें उसके बैग में रख दिया था। लियोन और जेन मामले को सुलझाने के लिए आगे आते हैं। वो अपनी साइकोलॉजिकल एबिलिटी का यूज करके लाल नेल पॉलिश वाले अपराधी की पहचान करता है। कुछ खोजने के बाद वे लड़की की क्लासमेट को ढूंढ लेते हैं। क्लासमेट ईर्ष्या के कारण जानबूझकर उस पर फ्रेम कर रही थी और इस तरह मामला शांतिपूर्वक सुलझ जाता है। लड़की दोनों का बहुत धन्यवाद करती है कि उन्होंने उसकी मदद की। इस बीच सुंगमो सूटकेस में मिले शव के बारे में अधिक जानकारी एकत्र करने के लिए टेलीविजन पर विक्टिम की पहचान की अनाउंसमेंट कर रहा है। अगर किसी के पास विक्टिम के परिवार के बारे में कोई जानकारी है तो कृपया जांच में मदद के लिए प्रोसिक्यूटर ऑफिस से संपर्क करें। उस शाम लियोन जेन को एक मुर्दाघर पर ले जाता है ताकि वो अपनी साइकोलॉजिकल एबिलिटीज का प्रदर्शन कर सके। लियोन जीसू से डेड बॉडी पर प्रयोग करने की अनुमति मांगता है, लेकिन वो 10 बार कोशिश करने के बाद भी विफल रहता है। इस बार जीसू चाहती है कि लियोन कांग सियोजून की डेड बॉडी पर फिर से कोशिश करे, क्योंकि 2 साल पहले का कांग सियोजून एक नकली व्यक्ति था। जीसू जल्दी से इसके लिए जिम्मेदार हत्यारे की पहचान करना चाहती है, लेकिन जेन लियोन के इस तरीके का विरोध करती है। वो पूरे केस फाइल की रिव्यू करने का अनुरोध करती है। जब जेन केस फाइल लेने जाती है तो जीसू लिफ्ट में सुंगमो से मिलती है। सुंगमो जीसू को बताता है कि जेन का पिता 11 साल पहले अपार्टमेंट केस का अपराधी था। जीसू ये खबर सुनकर स्तब्ध रह जाती है। फिर वे तीनों मिलकर केस फाइल का रिव्यू करते हैं और चर्चा करते हैं। सुंगमो का इंतजार न कर पाने के कारण जीसू लियोन से विक्टिम की डेड बॉडी पर अपनी साइकोलॉजिकल एबिलिटीज का यूज करने के लिए कहती है। संपर्क में आते ही लियोन विक्टिम को हत्यारे द्वारा हथौड़े से बेरहमी से टॉर्चर किए जाते हुए देखता है। वो हत्यारे का चेहरा भी स्पष्ट रूप से देखता है। हत्यारा एक पुरुष है। पहले की फाइलों के साथ लियोन पुष्टि करता है कि हत्यारा किम गैप्योंग है। जीसू हैरान हो जाती है क्योंकि किम गैप्योंग उस आग के मामले में एक गवाह था। इसके अलावा उसे चुप कराने के लिए मार दिया गया था। इस समय
लियोन को भयानक सिरदर्द महसूस होता है। वो अचानक बेहोश हो जाता है, जिससे दोनों लड़कियां बेहद चिंतित हो जाती हैं। उसी समय जेल में जेन का पिता अन्याय को सहन न कर पाने के कारण कुछ आक्रामक करता है। लियोन भी जाग जाता है। उन्हें एहसास होता है कि किम गैप्योंग को अपराध करने के लिए किसी और ने किराए पर लिया था और फिर उसे चुप कराने के लिए मार दिया गया था। उसके बयान पूरी तरह से झूठे थे। बस का इंतजार करते समय जेन को अपनी चाची से एक फोन आता है। वो उसे सूचित करती है कि उसके पिता ने जेल में खुद को फांसी लगा ली है। जेन ये खबर सुनकर पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। वो निराशा में जमीन पर गिर जाती है। सौभाग्य से लियोन उसे थामने और सांत्वना देने के लिए वहाँ था। दोनों जल्दी से एक टैक्सी पकड़ते हैं और जेल की ओर रवाना होते हैं। जब वे जेल अस्पताल में फिर से उसके पिता को देखते हैं तो सौभाग्य से वो अभी तक मरा नहीं है। वो चाहता है कि जेन उसे पहले से ही मृत समझे। उसने जो पाप किए हैं वे बहुत बड़े हैं। वो नहीं चाहता कि जेन उस पर अपना समय बर्बाद करे। हालांकि जेन हार मानने से इनकार कर देती है। वो वादा करती है कि वो निश्चित रूप से उसे निर्दोष साबित कर देगी। उस रात लियोन घर लौटता है। जब वो ताला छूता है तो उसे एहसास होता है कि कोई घर में घुस गया है। लियोन शांति से अंदर जाकर जांच करता है, लेकिन सब कुछ सही है और कुछ भी असामान्य नहीं लगता। वो कैमरा फुटेज के लिए सिक्योरिटी रूम में जाता है, लेकिन सिस्टम मेंटेनेंस के लिए डाउन है, जिसके कारण कोई डेटा नहीं बचा। लियोन और उसका भाई अपार्टमेंट में लौटते हैं। उन्हें पता चलता है कि सुंगोमो की उसकी माँ के साथ की तस्वीर चोरी हो गई है। सुंगोमो बताता है कि उसने लियोन को अनाथालय में छोड़ दिया था और किसी से बचने के लिए कोरिया से भाग गया था, लेकिन अब वो उस व्यक्ति को उसके नफरत के कारण मारने के लिए दृढ़ संकल्पित है। अगले दिन सेक्रेटरी सुंगोमो को एक फाइल देता है जिसमें किम गैप्योंग के अपराधों के बहुत सारे सबूत हैं। उसके बाद एक मीटिंग की जाती है जिसमें घोषणा की जाती है कि किम गैप्योंग हत्या और सूटकेस में मिले शव के पीछे का अपराधी है। न केवल ये, बल्कि वो ड्रैगन एम्प्लॉयमेंट एजेंसी नामक एक अवैध मानव तस्करी संगठन का प्रमुख भी है। सुंगोमो सभी को जल्द से जल्द इस संगठन को खत्म करने के लिए अधिक सबूत एकत्र करने का काम सौंपता है। लाइब्रेरी में जेन लियोन को इस सुराग के बारे में बताती है कि ड्रैगन एम्प्लॉयमेंट एजेंसी विक्टिम्स की पहचानों की तस्करी कर रही है। वो उसके साथ जांच करना चाहती है। दोनों नौकरी चाहने वालों का बहाना करते हैं और रोजगार एजेंसी की ओर गाड़ी चलाते हैं। वेटिंग रूम में एक ब्रोकर बात करने और उनकी व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने आता है। जब जेन बताती है कि उन पर कर्ज है तो ब्रोकर बहुत उत्साहित हो जाता है। वो सोचता है कि वे आसान शिकार हैं, इसलिए वो उन्हें ड्रिंक्स भी देता है। लेकिन जब लियोन बोतल उठाता है तो वो देखता है कि उन्होंने ड्रिंक्स में कुछ खतरनाक पाउडर डाल दिया है। स्थिति को असुरक्षित देखते हुए दोनों निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रोकर द्वारा पकड़े जाते हैं। सिक्योरिटी कैमरा के माध्यम से उसे एहसास होता है कि वे जांच कर रहे नकली लोग हैं, इसलिए वो अपने आदमियों को उन्हें खत्म करने का आदेश देता है। बिना हिचकिचाहट के वे पलटवार करते हैं और एक एक करके सभी आदमियों को ढेर कर देते हैं। लापरवाही के एक पल में जेन पर उनमें से एक हमला कर देता है। लियोन के ध्यान भटकने का फायदा उठाकर ब्रोकर उस पर हमला करने के लिए चाकू निकाल लेता है, लेकिन लियोन जल्दी से उस पर काबू पा लेता है और उसे पकड़ लेता है। ब्रोकर को यूज करते हुए लियोन और जेन भागने के लिए लिफ्ट की ओर पीछे हटते हैं। जब लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तो पुलिस बल बाहर निकलकर उन्हें दबोचने के लिए दौड़ पड़ते हैं। सपोर्ट टीम जीसू के साथ तेजी से हमला करने पहुंचती है, जिससे कंपनी में अफरा तफरी मच जाती है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए लियोन और जेन सीढ़ियों से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन गलती से सुंगमो से टकरा जाते हैं। दोनों को छत पर भागना पड़ता है। भागने के बाद जेन लियोन को बताती है कि वो अब और क्यों नहीं भागती। वो चाहती है कि लियोन अपनी साइकोलॉजिकल एबिलिटी का यूज करके उसका अतीत पढ़े। जेन लियोन को महसूस करने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है। हालांकि इस पल का फायदा उठाते हुए लियोन अचानक जेन को चूम लेता है। इससे पहले सन येमो ड्रैगन के अपराधों की रिपोर्ट पुलिस प्रमुख को देता है और आपराधिक रिंग को तोड़ने के लिए उनके समर्थन की मांग करता है। कुछ ही देर बाद अधिकारी और सन येमो की टीम वहां पहुंचते हैं। अपराधियों को गिरफ्तार करके स्टेशन ले जाते हैं। वापस छत पर लियोन और जेन के मानसिक संवाद के दौरान लियोन अचानक जेन को चूम लेता है, जिससे वो स्तब्ध रह जाती है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए लियोन जेन को अपनी भावनाओं का इजहार करता है। वो उसका पीछा करता रहा, उसकी रक्षा करता रहा और सारी ट्रेनिंग सिर्फ उसके साथ रहने का बहाना थी। जेन लियोन से पूछती है कि उसने उसके अतीत में क्या देखा, लेकिन उस समय लियोन सिर्फ जेन पर ध्यान केंद्रित कर रहा होता है, इसलिए वो कुछ नहीं देख पाता। जेन गहराई से शर्मा जाती है
इस चालाक युवक से शर्मिंदा महसूस करती है जिसने उसे धोखा दिया। जैसे ही वे इमारत से निकलने वाले होते हैं, जिसू जांचकर्ता उन्हें देख लेती है। सौभाग्य से दोनों सुरक्षित हैं, इसलिए जिसू उनकी अनऑथराइज्ड एक्शन को नजरअंदाज कर देती है। बाद में तीनों खुशी खुशी डिनर के लिए बाहर जाते हैं। संतुष्टिदायक भोजन के बाद लियोन जेन को घर छोड़ने जाता है। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि सन येमो दूर से उन्हें देख रहा था और एक रहस्यमय व्यक्ति भी पास की छत से सब कुछ देख रहा होता है। अगली सुबह सन येमो पाता है कि उसके फ्रंट कैमरा को रहस्यमय व्यक्ति ने छेड़छाड़ की है। कहीं और रहस्यमय व्यक्ति अपना चेहरा प्रकट करता है। वो अपने फोन स्क्रीन के माध्यम से सन येमो को देख रहा होता है। इंटरोगेशन रूम में जांचकर्ता जिसू दलाल से हत्या केस और शामिल लोगों के बारे में सवाल करती है। दलाल के बयान से उसे अचानक एहसास होता है कि प्रोसिक्यूटर सन येमो भी केस से जुड़ा था। बाद में ऑफिस में जिसू सन येमो से इस बारे में सवाल करती है। उसे शक है कि उसने जानबूझकर किम गाप्योंग को गवाह बनाया और वीडियो सबूत चुरा लिया। हालांकि सन येमो उस कैमरा को पेश करता है जो रहस्यमय व्यक्ति ने उसके घर के सामने लगाया था ताकि वो अपनी बेगुनाही साबित कर सके। वो चाहता है कि जिसू भविष्य के खतरे से बचने के लिए केस से हट जाए। इसी बीच जेन लियोन को उनकी अगली ट्रेनिंग लोकेशन के बारे में बताने के लिए कॉल करती है, जो उसके अपने घर के अलावा कोई और जगह नहीं है। मेहनती युवक जेन का स्वागत करने के लिए अपने घर को अच्छी तरह साफ करता है। लियोन जेन को ये भी बताता है कि कुछ दिन पहले रहस्यमय व्यक्ति उसके घर में घुस गया था। इसके अलावा सन येमो और उस व्यक्ति के बीच बहुत गहरी दुश्मनी है। फिर दोनों सन येमो के कमरे में प्रैक्टिस करने जाते हैं, लेकिन लियोन वहाँ कुछ नहीं पढ़ पाता। इसलिए वे लियोन के कमरे में प्रैक्टिस करने चले जाते हैं, लेकिन उसकी क्षमता में कोई सुधार नहीं होता। उस रात जब जेन सियोल कम्युनिटी सेंटर वापस आती है तो उसे सूचित किया जाता है कि सीसीटीवी सिस्टम को नुकसान पहुंचाया गया है। अंदर जाते ही वो अपनी आंटी की आर्ट क्लासरूम में एक अजनबी आदमी को पाती है। कोई और नहीं बल्कि वही रहस्यमय व्यक्ति जो उन्हें देख रहा था। इसी बीच लियोन सन येमो के अतीत को मानसिक रूप से पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, उस डिक्शनरी के माध्यम से जो उसकी माँ ने उसे दी थी। आखिरकार वो सन येमो के अतीत को पढ़ने में सफल हो जाता है। लियोन सन येमो की एक याद देखता है जहाँ वो अपनी माँ के साथ है। वो तुरंत सेंटर की ओर दौड़ता है ताकि अपनी सफलता जेन के साथ साझा कर सके। वहाँ पहुंचकर वो एक रहस्यमय व्यक्ति से मिलता है, लेकिन उसे पहचान नहीं पाता। वे पार्क जाते हैं और गिरते हुए बर्फ के नीचे बातचीत करते हैं। बर्फ देखते हुए जेन अचानक लियोन का हाथ पकड़ लेती है। उनके साथ बिताए सभी पलों की यादें उसके दिमाग में तैरने लगती हैं। फिर लियोन संकोच नहीं करता और गिरते हुए बर्फ के बीच जेन को एक किस करता है। इतना ही नहीं, वो शिष्टता से घुटने टेककर जेन के जूते के फीते भी बांधता है। वो नहीं चाहता कि जेन अपने अतीत से भागती रहे। उसे अब और अकेले भागने या रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो उसके लिए है। लियोन चाहता है कि जेन अपना दर्दनाक अतीत उसे सौंप दे। अब से वो सिर्फ उसके लिए खुशनुमा यादें बनाएगा जिसकी वो हकदार है। इसके बाद लियोन जेन को घर छोड़ने जाता है। ये सब दूर से सन येमो देख रहा होता है। सन येमो फिर अपने ऑफिस वापस जाता है और सिक्योरिटी कैमरा फुटेज की रिव्यू करता है। वो रहस्यमय व्यक्ति की हरकतों और कपड़े बदलने की जगह का पता लगाता है। वो दलाल से पूछताछ करता है, ये जानते हुए कि किम गाप्योंग ने मरने से पहले उसे फोन किया था। दलाल बताता है कि किम गाप्योंग ने उससे किम सो रयान नाम की एक महिला को सुरक्षित जगह पहुंचाने का अनुरोध किया था। हालांकि जब वो उसे लेने पहुंचता है तो वो हॉस्पिटल से बिना किसी निशान के गायब हो चुकी होती है। उस रात जब लियोन अपार्टमेंट लौटता है तो वो गर्व से सन येमो को बताता है कि उसने उसकी डिक्शनरी से एक याद पढ़ी है। ये सन येमो की अपनी माँ के साथ पढ़ाई करने की याद है। इससे पता चलता है कि लियोन की ट्रेनिंग कारगर रही है। दोनों बहुत खुश होते हैं। अगली सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूटकेस हत्या के अपराधी की घोषणा की जाती है। साथ ही पुलिस ने ड्रैगन कंपनी के मानव तस्करी रिंग को भी तोड़ दिया है। लियोन और जेन कड़ी ट्रेनिंग के बाद आराम करने और रिलैक्स करने का फैसला करते हैं। वे एक क्रिएटिव टॉय स्टोर पर जाते हैं और अपनी पसंदीदा चीजें बनाते हैं। इंटरोगेशन रूम में जीसू और उसकी सहयोगी को किम सो रयान नाम की एक महिला के बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिलता है। दोनों हैरान होते हैं कि प्रोसिक्यूटर सन येमो ने ये महत्वपूर्ण सुराग क्यों छुपाया है। इस समय सन येमो इन्वेस्टिगेशन एरिया के आसपास के सिक्योरिटी कैमरों का मानचित्र निकालता है। वो रहस्यमय व्यक्ति के बारे में सुराग की जांच के लिए मानचित्र के अनुसार एक छोटी गली में जाता है। वो उन जगहों से गुजरता है जहां वो व्यक्ति अक्सर जाता है। उसका रास्ता सियोल कम्युनिटी सेंटर की ओर जाता है। इन्वेस्टिगेशन रूम में
डॉक्टर हांग और जीसू को पता चलता है कि किम गाप योंग द्वारा वर्णित रहस्यमय महिला असल में कांग यून जू सन येमो की मां है। इस बिंदु पर जीसू को अचानक एहसास होता है कि 11 साल पहले आग में पुलिस द्वारा पाया गया शव सन येमो की मां का नहीं था। ये संभव है कि वो किम सुंग ही के नाम से अभी भी जीवित है। डेट के बाद लियोन जेन को घर छोड़ता है और उसे एक तोहफा देता है। जब जेन अपने कमरे में लौटकर दरवाजा खोलती है तो उसे लियोन द्वारा यादों से बनाया गया एक क्रिसमस ट्री मॉडल मिलता है। तोहफा उसे अपने पिता के साथ यादों की याद दिलाता है, इसलिए वो बहुत भावुक हो जाती है। वो बाहर दौड़ती है और लियोन को गले लगा लेती है। हालांकि जेन के आंसू पोंछते समय लियोन 11 साल पहले की आग की उसकी यादों को पढ़ लेता है। वो स्तब्ध रह जाता है जब उसे पता चलता है कि जेन के पिता यून तेहा उस समय के आगजनी हत्या केस के संदिग्ध हैं। उसी पल बारिश शुरू हो जाती है। जेन समझाने की कोशिश करती है कि उसके पिता को फंसाया गया था, लेकिन लियोन उस पर विश्वास नहीं करता। कठोर सच्चाई को स्वीकार न कर पाने के कारण लियोन सोचता है कि जेन उसका फायदा उठा रही है, इसलिए वो चला जाता है। जेन लियोन का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है। बारिश की रात में लियोन भीड़ के विपरीत अकेला चलता है। उसका दिमाग बहुत परेशान होता है। वो अपनी उदासी और अपनी मेंटल एबिलिटीज को छुपाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो अब किसी के रहस्य नहीं पढ़ना चाहता। जेन बहुत दुखी होकर घर लौटती है। इस केस में वो कोई गलती नहीं है। जिसू सनीमोह की मां की एक तस्वीर लेकर उसके साथ काम कर चुकी एक महिला से उसकी पहचान की पुष्टि करने जाती है। गवाह के अनुसार जिसू को यकीन हो जाता है कि इस महिला ने कांग यून जू को हॉस्पिटल में देखा था। एकत्रित सुरागों से जिसू को एहसास होता है कि सनीमोह को हमेशा से पता था कि उसकी मां जीवित है। इसके अलावा वो जांच करते हुए इस तथ्य को छुपा रहा है। जिसू फिर पुलिस स्टेशन जाती है और अपने पिता से मिलती है। वो कहती है कि 11 साल पहले यांगसोंग अपार्टमेंट में आग, हनमिन सेंटर का केस और सूटकेस में हत्या आपस में जुड़े हुए हैं। क्योंकि मिस्टर ब्यूंगहो ने यांगसोंग अपार्टमेंट की आग की जांच लापरवाही से की थी, जिसू उस समय के केस की फिर से जांच करने का फैसला करती है, अपने पिता के विरोध के बावजूद। बाद में एक सहयोगी जिसू को फोन करके बताता है कि सनीमोह ने आज सुबह बिना किसी स्पष्टीकरण के इस्तीफा दे दिया है। जिसू बहुत उलझन में होती है। वो नहीं जानती कि सनीमोह क्या करना चाहता है। अगली सुबह गश्त के दौरान जेन की लापरवाही के कारण एक पैदल यात्री चोट लगने से बाल बाल बच जाता है। इस गिरावट से उसके पैर में चोट आ जाती है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो जेन वहां अपनी दोस्त सोह्युन को भी देखती है। बाद में दोनों अपने हाई स्कूल के जिम टीचर के रेस्टोरेंट में ड्रिंक करने जाते हैं। इस समय लियोन अपने माता पिता की कब्र के सामने बैठकर रो रहा था। वो व्यथित है क्योंकि उसे पता चला है कि जिस लड़की को वो पसंद करता है वो उसके माता पिता के हत्यारे की बेटी है। उस रात लियोन द्वारा दिए गए म्यूजिक बॉक्स को देखते हुए जेन को जिसू का फोन आता है। जेन प्रोसिक्यूटर सनीमोह के साथ अपनी आखिरी बातचीत को याद करती है। सनीमोह पुष्टि करता है कि जेन के पिता यांगसोंग अपार्टमेंट की आग के दोषी नहीं थे। दोषी कोई और था। हालांकि वो अभी सच्चाई नहीं बता सकता, लेकिन वो जल्द ही सब कुछ स्पष्ट करने का वादा करता है। जिसू ये भी बताती है कि सनीमोह की मां अभी भी जीवित है। वो जोर देकर कहती है कि जेन को लियोन के साथ रहने की जरूरत है ताकि उसे स्थिर करने में मदद मिल सके। इसलिए जेन लियोन को खोजने के लिए बाहर भागती है, लेकिन वो गलती से रहस्यमय व्यक्ति से टकरा जाती है। घर पर लियोन को सनीमोह द्वारा जानबूझकर छोड़े गए दस्तावेज मिलते हैं। अपनी मेंटल एबिलिटीज का यूज करके वो सनीमोह का रहस्य उजागर करता है। जेन के साथ कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए लियोन तुरंत डाउनटाउन सियोल की ओर उसे खोजने निकल पड़ता है। जब वो पहुंचता है तो लियोन को जेन नहीं मिलती, सिर्फ उसका फोन पास में पड़ा मिलता है। इस समय जेन को रहस्यमय व्यक्ति ने पकड़ लिया होता है। वो उसे एक डरावने वाटर टैंक में बांध देता है। लियोन जेन का गिरा हुआ फोन छूता है। वो सब कुछ देख लेता है जो रहस्यमय व्यक्ति ने किया है। इसके अलावा उसने उसे सियोल कम्युनिटी सेंटर में पहले भी देखा था। इसी बीच जेन होश में आती है। वो खुद को कसकर बंधा हुआ पाती है, हिलने डुलने में असमर्थ। जेन को याद आता है कि लियोन को खोजते समय वो एक आदमी से टकराई थी। बाद में वो उसे सेडेटिव देकर हमला करता है और अपहरण कर लेता है। उसे ये भी एहसास होता है कि उसने इस आदमी को सियोल कम्युनिटी सेंटर में पहले भी देखा था। आग की घटना से पहले उसने उसे देखा था। रहस्यमय व्यक्ति सनीमोह का पिता निकलता है, जो बदला लेने की साजिश रच रहा है और उसने जेन का अपहरण कर लिया है। उसे एहसास होता है कि ये वही व्यक्ति है जिसने आग के दौरान उसके पिता का कोट लिया था। बाद में उसने उसके पिता को फंसाया। वही है जिसने लियोन को छुरा घोंपा और सनीमोह का पीछा किया था।
वो एक हथौड़ा लेकर जेन के पास जाता है और उसे वाटर टैंक में मारने का इरादा रखता है। इस समय लियोन बेताबी से जेन का स्थान ढूंढ रहा होता है। वो हर जगह खोजता है, उम्मीद करता है कि जेन ने कोई सुराग छोड़ा होगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। लियोन पूरी तरह से निराश हो जाता है। सियोल सेंटर का एक सहयोगी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लियोन जेन को खोजने का दृढ़ निश्चय करता है, भले ही एक छोटा सा सुराग हो। पुलिस ने सभी सड़कों को बंद कर दिया है। हालांकि रहस्यमय व्यक्ति भेष बदलकर चौकी पर पुलिस को चकमा देने में सफल हो जाता है। जैसे ही वो गाड़ी लेकर चला जाता है, पुलिस को जेन के अपहरण का एक वीडियो मिलता है। पुलिस को एहसास होता है कि उन्होंने अपराधी को छोड़ दिया है और तुरंत उसका पीछा करते हैं। इस पल में जेन वाटर टैंक में बेताबी से संघर्ष कर रही होती है। लंबी खोज के बाद लियोन आखिरकार उस जगह को ढूंढ लेता है जहां जेन को रखा गया है, लेकिन दरवाजा कसकर बंद है और खोलने का कोई रास्ता नहीं है। कुछ देर संघर्ष करने के बाद लियोन आखिरकार ताला तोड़ देता है। वो बस समय रहते जेन को वाटर टैंक में दम घुटने से बचा लेता है। जेन सुरक्षित है और एम्बुलेंस द्वारा हॉस्पिटल ले जाई जाती है। लियोन उसके पास रहता है, उसके स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित होता है। इसी बीच पुलिस को अपराधी की कार मिल जाती है, लेकिन वो पहले ही भाग चुका होता है। अगली सुबह हॉस्पिटल में जेन ठीक हो जाती है, लेकिन लियोन उसके पास ही रहता है। अपनी मानसिक क्षमता का यूज करते हुए वो हत्यारे द्वारा जेन को प्रताड़ित करने की पूरी प्रक्रिया देख लेता है। इस बिंदु पर लियोन को ये भी एहसास होता है कि रहस्यमय व्यक्ति ही 11 साल पहले आग का कारण बना था, जेन के पिता नहीं। थोड़ी देर बाद जेन होश में आती है। लियोन को अपना हाथ पकड़े देखकर वो बहुत खुश होती है। जेन रहस्यमय व्यक्ति द्वारा उसे और उसके पिता को नुकसान पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया बताती है। सभी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। लियोन और जेन उसी पल से सुलह कर लेते हैं। बाद में जासूस जिसू कुछ जानकारी साझा करने आती है। लियोन बताता है कि अपराधी ने सुंगमो की मां के कारण सबको मार डाला था। इसके अलावा एक बच्चे के रूप में सुंगमो को उस व्यक्ति ने बेरहमी से प्रताड़ित किया था। यही कारण है कि सुंगमो उस व्यक्ति से बदला लेने के लिए इतना दृढ़ था। जेन के डिस्चार्ज होने के बाद वो सियोल कम्युनिटी सेंटर में काम पर लौट आती है। जासूस जिसू को भी जांच जारी रखने के लिए सेंटर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। बाद में तीनों अधिक सुराग खोजने के लिए एक परित्यक्त गोदाम में जाते हैं। ये सुंगमो और उसकी मां का पहला घर है। पीछे छोड़े गए कुछ पदचिन्हों का पालन करते हुए लियोन की मानसिक क्षमता के साथ मिलाकर वे गोदाम में एक पुराने कमरे की खोज करते हैं। तीनों को एक अलमारी के पीछे एक रहस्यमय दरवाजा मिलता है। ये वो तहखाना है जहां सुंगमो और उसकी मां को 9 साल तक कैद करके रखा गया था। लियोन और जेन तहखाने की ओर जाने वाले रास्ते पर चलते हैं। वे वहां नीचे एक बहुत ही डरावनी जेल की खोज करते हैं। कुछ ही देर बाद जिसू आ जाती है। वो बताती है कि ये वो जगह है जहां रहस्यमय व्यक्ति ने सुंगमो को तब तक रखा जब तक वो 9 साल का नहीं हो गया। वे सभी इस कठोर वास्तविकता से स्तब्ध रह जाते हैं और सुंगमो की नियति के प्रति गहरी सहानुभूति महसूस करते हैं। लियोन सुंगमो के अतीत में गहराई से जाने के लिए अपनी मानसिक क्षमता का यूज करता रहता है। इसके माध्यम से वो रहस्यमय व्यक्ति के अपराधों के साथ साथ सुंगमो और उसकी मां के उस भयानक स्थान पर जीवन को देखता है। जिसू अधिक सुराग खोजने के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन जाती है। सालों पहले ये केस हल नहीं हुआ था क्योंकि अपराधी की पहचान की पुष्टि नहीं हो सकी थी। फाइल में सिर्फ कांग गोंटेक का एक स्केच है जिसकी गर्दन पर लंबा निशान है। एकत्रित सबूत पीड़ित के बेटे द्वारा ले लिए गए हैं। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि प्रोसिक्यूटर सुंगमो है। फाइल के माध्यम से जिसू को पता चलता है कि सुंगमो बचपन के दुर्व्यवहार के कारण भावनात्मक सुन्नता से पीड़ित है, एक विशेषता जो उसे अपने पिता से विरासत में मिली है। लियोन तहखाने में रहता है। सुंगमो की दर्दनाक यादों को समझने की कोशिश में अपनी सारी मेंटल एबिलिटीज का यूज कर रहा है। ओवरलोड के कारण लियोन बेहोश हो जाता है, लेकिन सौभाग्य से जेन और जिसू उसे जगा देती हैं। लंच के दौरान जिसू बताती है कि रहस्यमय व्यक्ति सुंगमो के पिता की तरह एक इलीगल इमिग्रेंट है, इसलिए उसके पास जांच के लिए कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद समूह केंद्र वापस आता है और केसों को एक साथ जोड़ना शुरू करता है। उन्हें एहसास होता है कि सुंगमो का पिता सभी केसों के पीछे का अपराधी है। इसके अलावा जेन के पिता को सालों पहले आगजनी और हत्या का झूठा आरोप लगाया गया था। जेन के पिता उस समय योंगसोंग अपार्टमेंट आग केस के प्रभारी थे, जिसके कारण उन्हें गलत तरीके से जेल में डाल दिया गया। इसलिए लेफ्टिनेंट डेनम जिसू से केस को फिर से खोलने से पहले पुनर्विचार करने का आग्रह करता है। हालांकि जिसू पूरी तरह से जांच करने के लिए दृढ़ थी। चाहे कुछ भी हो, उसके पिता को उनके किए के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
जेन और लियोन अपार्टमेंट वापस जाते हैं, ये देखने के लिए कि क्या वे सुंगमो द्वारा छोड़ी गई केस फाइलों से और कोई सुराग ढूंढ सकते हैं। हालांकि लियोन सोने से खुद को रोक नहीं पाता। अपने सपने में वो सुंगमो को तहखाने में रहस्यमय आदमी को छुरा घोंपते हुए देखता है। अगली सुबह सियोल कम्युनिटी सेंटर में फाइलों की जांच के माध्यम से जेन और लियोन को कांग गुंटेक का वर्तमान ठिकाना पता चलता है। वो एक परित्यक्त सबवे स्टेशन में छिपा हो सकता है। जिसू केस में मदद मांगती है। उसकी सहयोगी उसकी जगह पर कार्य पूरा करेगी। जेन और लियोन सबवे स्टेशन की ओर जल्दी से निकल पड़ते हैं, जहां उन्हें संदेह है कि रहस्यमय व्यक्ति छिपा हुआ है। ये सुरंग वो जगह है जहां एक बार अवैध तस्करी के लिए बेघर बच्चों को रखा गया था। सुंगमो वो था जिसने इस अवैध तस्करी रिंग को तोड़ा था। सुंगमो रहस्यमय व्यक्ति को ढूंढने के लिए सबवे स्टेशन जाता है। जेन और लियोन परित्यक्त स्टेशन तक पहुंचने के लिए सुरंग का अनुसरण करते हैं। उन्हें रहस्यमय व्यक्ति द्वारा छोड़े गए कुछ सबूत मिलते हैं। ये जानकर कि लियोन और जेन परित्यक्त स्टेशन पर हैं, जिसू सहायता के लिए वहां पहुंचती है। उसे यकीन है कि खतरा होगा। लियोन को सबूतों में सुंगमो की मां की एक तस्वीर मिलती है। अपनी मानसिक क्षमता का यूज करते हुए वो देखता है कि सुंगमो की एक बहुत ही रहस्यमय योजना है। अचानक एक व्यक्ति उन पर झपटता है, जिससे वे चौंक जाते हैं। लोगों को देखकर अंधेरे में खड़ा व्यक्ति तेजी से भाग जाता है, हत्या के हथियार को गिरा देता है। लेकिन जब लियोन अपनी मानसिक शक्तियों का यूज करता है तो उसे पता चलता है कि ये सुंगमो की मां है। जेन उसके पास पहुंचती है और उसे नियंत्रित कर लेती है। इस पल में लियोन को एहसास होता है कि उन्हें मिली तस्वीर में बैंगनी बैग सुंगमो द्वारा लाया गया था, न कि रहस्यमय व्यक्ति द्वारा। इसके अलावा वे गलत स्थान पर पहुंच गए हैं। सुंगमो वास्तव में विपरीत ट्रेन स्टेशन पर था। कांगजूसी स्टेशन पर सुंगमो अपने पिता कांग गुंटेक का सामना करता है। जिसू, जो कांगजूसी स्टेशन के पास भी है, तुरंत वहां पहुंचती है। उसी समय वो लेफ्टिनेंट नाम डेनाम को बैकअप के लिए कॉल करती है। अंदर सुंगमो धीरे धीरे अपने पिता के घात में फंस रहा है। उसका पिता बाहर से लगातार सुंगमो पर मनोवैज्ञानिक दबाव डाल रहा है। जब स्मोक बम फेंका जाता है, गुंटेक अचानक सुंगमो पर हमला कर देता है। सौभाग्य से सुंगमो बच जाता है। वो अपने पिता के पेट में छुरा घोंपकर जवाब देता है, लेकिन उसका पिता इसे ब्लॉक कर देता है। जब वे जमकर लड़ रहे होते हैं, जिसू आ जाती है। वो लड़ाई को तोड़ने के लिए एक चेतावनी शॉट फायर करती है। हालांकि इस समय तक सुंगमो ने पूरी तरह से अपना विवेक खो दिया है और सिर्फ अपने पिता को मारना चाहता है। इसका फायदा उठाकर गुंटेक भाग जाता है। वो जिसू के पेट में एक घातक छुरा घोंप देता है। सुंगमो जिसू को अपनी बाहों में थाम लेता है, जबकि मरते समय वो खून की कमी से बेहोश होने से पहले सिर्फ कुछ शब्द कह पाती है। रास्ते में कांग गुंटेक भाग रहा होता है जब लियोन उसे देख लेता है। लियोन गुंटेक का तीव्रता से पीछा करता है, लेकिन स्टेशन के अंत में उसे खो देता है। अपनी अंतर्दृष्टि का अनुसरण करते हुए लियोन एक परित्यक्त रेलवे सुरंग की ओर दौड़ता है और वहां गुंटेक को पाता है। वो उसे पछाड़ देता है और पीड़ितों को पहुंचाए गए नुकसान के लिए कई मुक्के मारता है। गुंटेक के अपराधों की सारी यादें लियोन के दिमाग में कौंध जाती हैं। गुस्से में वो उसे पूरी ताकत से मुक्का मारता है। लियोन ये भी देखता है कि सुंगमो आगजनी केस में शामिल था। वो गुंटेक से पूछताछ करना चाहता है, लेकिन लेफ्टिनेंट नाम डेनाम की पुलिस बुला जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर जिसू को बचाने की पूरी कोशिश कर रही हैं, जो गंभीर स्थिति में है। सुंगमो बाहर बेचैनी से इंतजार कर रहा होता है। जब लियोन हॉस्पिटल पहुंचता है, सुंगमो जा रहा होता है, इसलिए वे एक दूसरे को मिस कर देते हैं। ट्रांसपोर्ट वाहन पर हत्यारा गुंटेक हथकड़ी खोलने और पुलिस से भागने का मौका पा लेता है। हॉस्पिटल में एक असफल सर्जरी के बाद डॉक्टरों ने घोषणा की कि जिसू की मौत हो गई है। हर कोई युवती के लिए सदमे और दुख में है। लियोन घर लौटता है, गहराई से सोचता है कि जब उसने गुंटेक को छुआ था तो उसने क्या यादें देखी थी। वो तुरंत सुंगमो के कमरे में जाता है। अपनी मानसिक शक्तियों के माध्यम से लियोन को एहसास होता है कि सुंगमो ने जांच की शुरुआत से ही उन्हें गुमराह किया है। सुंगमो सब कुछ जानता है, लेकिन लियोन को धोखा देने के लिए इसे आयोजित करता है। इसके अलावा वो लियोन का यूज कर रहा है। लियोन और जेन सच्चाई उजागर करने के लिए सुंगमो की मां कांग यूनजू का सामना करने के लिए इंटरोगेशन रूम में जाते हैं। लेफ्टिनेंट नाम डेनाम को मनाने के बाद जेन सुंगमो की मां से पूछताछ का कार्य संभालती है। सहानुभूति के साथ जेन कांग यूनजू को मना लेती है। वो उसे पूरी कहानी बताती है कि कैसे वो गुंटेक से बच निकली थी। वो हत्यारा है जिसने स्वास्थ्य केंद्र में कई लोगों की हत्या की है। हालांकि लियोन को अभी भी उसकी गवाही के बारे में कुछ रहस्यमय लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो अपने शब्दों के पीछे एक महत्वपूर्ण सच्चाई छुपा रही है।
पूछताछ समाप्त होती है और सुंगमो की मां को वापस ले जाने का फायदा उठाते हुए लियोन अपनी मेंटल एबिलिटीज का यूज करके उसकी यादों को देखता है। इससे वो जानता है कि कांग यूनजू योंगसोंग अपार्टमेंट और हनमिन स्वास्थ्य केंद्र में आग के बारे में झूठ बोल रही थी। सच्चाई ये है कि कांग गुंटेक आगजनी करने वाला नहीं है। संदेह अब सुंगमो की ओर इशारा करता है। सच्चाई जानने पर लियोन गहराई से सदमे में है। दूसरी ओर सुंगमो को अपने पिता का छिपने का स्थान मिल जाता है। जब गुंटेक भागने की योजना बना रहा होता है तो वो गलती से सुंगमो द्वारा पहले से सेट किए गए जाल में पड़ जाता है। उसे वहीं खड़े रहना पड़ता है और इसका सामना करना पड़ता है। पुलिस स्टेशन में सुंगमो की मां हठपूर्वक सुंगमो की भागीदारी से इनकार करती है। लियोन क्रोधित हो जाता है, लेकिन जेन और लेफ्टिनेंट नाम डेनाम उनके तर्क को रोकने के लिए हस्तक्षेप करते हैं। बाद में लियोन मुर्दाघर में जाता है जहां जिसू पड़ी है। वो अपनी मेंटल एबिलिटीज का यूज करके दोनों की खुशनुमा यादों को देखता है और जिसू की मौत से पहले के दर्द के साथ सहानुभूति रखता है। इससे लियोन और भी परेशान हो जाता है। जेन बाहर लियोन से मिलती है, उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए सांत्वना देती है। एक परित्यक्त घर में सुंगमो अपने पिता को पकड़ लेता है। वो उसे उसी तरह प्रताड़ित करता है जैसे उसके पिता ने उसके दुखद बचपन में किया था। ये उसके पिता द्वारा उस पर लाए गए दुखद बचपन का बदला है। अगली सुबह जेन खतरनाक हत्यारे कांग गुंटेक के लिए मानव अभियान और आपातकालीन गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए एक बैठक बुलाती है। प्रोसिक्यूटर कांग सुंगमो को भी जांच से जुड़े सवालों के लिए वांटेड बताया गया था। इसी बीच लियोन सुंगमो की मां से फिर मिलता है, उम्मीद करता है कि वो सच्चाई बताएगी, लेकिन वो हठपूर्वक कुछ भी कहने से इनकार कर देती है जो उसके बेटे को फंसा सकता है। जांच एक मृत अंत तक पहुंच जाती है जब तक कि लियोन और जेन को एक सुराग नहीं मिलता। लियोन सुंगमो का पासपोर्ट ढूंढने के लिए घर जाता है। पुलिस दस्तावेजों के साथ तुलना करने के बाद लियोन को पता चलता है कि सुंगमो और उसकी मां कनाडा में एक अवधि के लिए भाग गए थे, लेकिन वे खतरे के बावजूद अचानक कोरिया वापस आ गए। पता चला कि सुंगमो किम गैप्योंग द्वारा उल्लिखित वीआईपी अतिथि था। वो उसे अपनी मां के लिए 2 लोगों को बलि का बकरा बनाने के लिए किराए पर लेता है। विभिन्न सड़कों के सीसीटीवी फुटेज की रिव्यू करने के बाद जेन और उसके सहयोगियों को अचानक सुंगमो की हालिया गतिविधियों का पता चलता है। पूरा पुलिस स्टेशन इवैल्यूएशन और खोज शुरू कर देता है। अंत में हर कोई सुंगमो के छिपने की जगह को ढूंढ लेता है। वे सुंगमो और उसके पिता को पकड़ने के लिए जल्दी से वहां पहुंचते हैं। हालांकि पहुंचने पर कमरा पूरी तरह से खाली होता है, बिना किसी निशान के। लियोन फिर से उस कमरे के अतीत को देखने के लिए अपनी मेंटल एबिलिटीज का यूज करता है। बाहर जेन और लेफ्टिनेंट नाम डेनाम को भी सुंगमो द्वारा छोड़े गए सबूत एक त्रिकोणीय बैग में मिलते हैं। थोड़ी देर तक अपनी मेंटल एबिलिटीज का यूज करने के बाद लियोन को एक नक्शा मिल जाता है। लियोन और पुलिस घेराबंदी करके 2 संदिग्ध छिपने के स्थानों का पता लगाते हैं जहां सुंगमो हो सकता है। टीम दोनों क्षेत्रों को कवर करने के लिए 2 हिस्सों में बंट जाती है। लियोन की टीम का स्थान ग्योंग हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल पहुंचने पर वे खोज के लिए अलग हो जाते हैं। वे कमरों की तलाशी लेते हैं, लेकिन किसी को नहीं पाते। अपनी मेंटल एबिलिटीज का यूज करते हुए लियोन देखता है कि गुंटेक को पकड़ने के बाद सुंगमो उसे रखने के लिए दूसरे स्थान पर चला जाता है। अगली सुबह जिसू का अंतिम संस्कार होता है और हर कोई उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने आता है। हर कोई चला जाने के बाद सुंगमो भी आता है, उनके साथ बिताए खूबसूरत पलों को याद करता है। बाद में सुंगमो स्वेच्छा से सियोल पुलिस सेंटर जाता है ताकि अपना बयान दे सके। हर कोई उसे वहां देखकर हैरान होता है। वो लियोन से अपनी मां को एक स्मारक अंगूठी देने के लिए कहता है। जेन सुंगमो से पूछताछ करने के लिए वहां होती है। वो सुंगमो पर कई अपराधों का आरोप लगाने वाले सभी सबूत पेश करती है। वो अतीत में किए गए अपने गलत कामों से इनकार नहीं करता, लेकिन लियोन की मेंटल एबिलिटीज को उसके खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताता है, क्योंकि ये किसी के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। पुलिस के पास सुंगमो को मास्टरमाइंड साबित करने के लिए कोई विशिष्ट सबूत नहीं है। पुलिस और लियोन अत्यंत निराश होते हैं। थोड़ी देर बाद सुंगमो को रिहा कर दिया जाता है क्योंकि पुलिस उस पर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं दे पाती। लियोन गुस्से में सुंगमो को रोकता है और उससे सवाल करता है। जब सुंगमो जाने की कोशिश करता है, लियोन मजबूती से उसका हाथ पकड़ लेता है। संपर्क के माध्यम से लियोन सुंगमो को कांग गुंटेक को प्रताड़ित करने का पूरा दृश्य देखता है, लेकिन ये सिर्फ लियोन की धारणा है। वो सुंगमो को जाते हुए देखकर असहाय महसूस करता है। सुंगमो डिटेंशन रूम में जाता है ताकि अपनी मां को मुक्त कर सके। मां और बेटा बात करने के लिए छत पर जाते हैं। सुंगमो की मां को एहसास होता है कि उसका बेटा पूरी तरह से बदल गया है।
अपनी और अपने बेटे की सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए सुंगमो ने किसी भी तरह का सहारा लिया है। लियोन के अपार्टमेंट में वो फिर से सुंगमो की मां से मिलता है। सुंगमो के संपर्क में आने के बाद वो तुरंत देखता है कि सुंगमो गुंटेक को कहाँ रख रहा था। इस बार सुंगमो का लियोन से बचने का कोई इरादा नहीं है। वो लियोन से निजी तौर पर मिलना चाहता है। लियोन सुंगमो को उसके कार्यों के लिए जमीन पर पटक देता है। सुंगमो लियोन को दोष नहीं देता, लेकिन वो ये भी नहीं बताता कि वो गुंटेक को कहाँ रख रहा है। लियोन चुपचाप महसूस करता है कि गुंटेक अभी भी जीवित है। वो खुद सुराग ढूंढने निकल पड़ता है। सुंगमो की मां के अपार्टमेंट के अंदर जेन योंगसियोन अपार्टमेंट आग के लिए माफी मांगने के लिए घुटने टेकती है, जिसने उसके पिता को गलत तरीके से फंसाया था। उसकी मां इसके लिए गहराई से पछताती है और आशा करती है कि जेन उनके परिवार को माफ कर देगी। जेन माफी से इनकार करती है, ये मानते हुए कि समय उसके परिवार के कार्यों के लिए सबसे कठोर सजा होगी। डेबोंग से मिले नक्शे और अपनी अतीन्द्रिय धारणा के माध्यम से देखे गए चीजों का अनुसरण करते हुए अंत में लियोन 3 संदिग्ध स्थानों की पहचान करता है। वे इन जगहों पर जाते हैं और पाते हैं कि सुंगमो वहाँ नहीं था, वो ऊपर से निरीक्षण कर रहा था। नक्शे पर विश्लेषण और पिनपॉइंट करने के बाद वे उस स्थान को ढूंढ लेते हैं जिसकी उन्हें आवश्यकता है। जब वे रास्ते में होते हैं, जेन को एक फोन कॉल आता है। एक सहयोगी ने हान नदी में एक शव मिलने की सूचना दी, जिसके बारे में संदेह है कि वो कांग गुंटेक का है। लियोन मुर्दाघर की ओर दौड़ता है ताकि अपनी अतीन्द्रिय क्षमताओं का यूज कर सके। वो पुष्टि करता है कि ये असली गुंटेक नहीं है। हालांकि उस रात मीडिया ने बताया कि सुबह मिला शव गुंटेक का है, क्योंकि अधिकारी जल्दी से मामला बंद करना चाहते हैं। योंगसियोन अपार्टमेंट घटना में निर्माण घोटालों और उच्च पदस्थ अधिकारियों के शामिल होने के कारण अभियोजन चाहता है कि डॉक्टर होंग सुह्यून पहचान पर हस्ताक्षर करें। डॉक्टर होंग सुह्यून सख्ती से मना कर देती हैं। वो और जेन सबूत के रूप में अपनी बातचीत को रिकॉर्ड करती हैं। जब टीम चर्चा कर रही होती है, लेफ्टिनेंट नाम डेनाम को खबर मिलती है कि सुंगहो भाग गया है। वे संदिग्ध क्षेत्र की खोज के लिए अलग हो जाते हैं। वे जल्द से जल्द गुंटेक को पकड़ना चाहते हैं ताकि केस को स्पष्ट किया जा सके। पुलिस और लियोन की टीम रात भर खोज करती है, लेकिन कांग गुंटेक को नहीं ढूंढ पाती। अगली सुबह जब जेन और लियोन छत पर बात कर रहे होते हैं, उन्हें एहसास होता है कि सुंगहो योंगसियोन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में गुंटेक को रख रहा था। पूरा बल तेजी से घेराबंदी करता है और संदिग्ध अपार्टमेंट में प्रवेश करता है। अंत में वे गुंटेक को फर्श के नीचे बेहोश पड़ा पाते हैं, लेकिन अभी भी जीवित है। चिकित्सा कर्मी तुरंत गुंटेक को ले जाने के लिए आ जाते हैं। जैसे ही वे जाते हैं, लियोन अनजाने में आग के दिन इस अपार्टमेंट में सुंगहो के अतीत को झलकता है। हकीकत में सुंगहो ही अपराधी था। उसने पूरी घटना को एक दुर्घटना का रूप देकर पुलिस जांच को गुमराह करने की योजना बनाई थी। लियोन पीड़ित के दर्द को महसूस करता है। अपनी अतीन्द्रिय शक्तियों को अत्यधिक प्रयोग करते हुए लियोन बेहोश हो जाता है। सौभाग्य से जेन इसे देख लेती है और तुरंत मदद बुलाती है। वो लियोन को होश में लाने के लिए सीपीआर देती है। थोड़ी देर बाद लियोन होश में आ जाता है। वो विश्वास नहीं कर पाता कि उसके माता पिता की मौत का मास्टरमाइंड वही है जिसने उसे पाला था। इस समय लियोन तुरंत सुंगहो का सामना करना चाहता है और सच्चाई उजागर करना चाहता है। सुंगहो को पास में महसूस करके वो जल्दी से अपने बड़े भाई को ढूंढने निकल पड़ता है। दोनों भाई एक अपार्टमेंट में मिलते हैं, जहां उनके मन में मिलीजुली भावनाएं उमड़ती हैं। यहाँ सुंगहो उस साल इस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में किए गए अपने सभी अपराधों को कबूल करता है। गुंटेक ने केवल योजना बनाई थी, लेकिन सुंगहो ने सब कुछ अंजाम दिया। सुंगहो जानता है कि वो गलत है, लेकिन खुद को रोक नहीं पाता। आग से लियोन को बचाना केवल एक दुर्घटना थी। लियोन इस जवाब को स्वीकार नहीं कर पाता। इसी समय जेन और पुलिस वहां पहुंच जाते हैं। पुलिस तुरंत सुंगहो को नियंत्रित कर लेती है। वो कोई प्रतिरोध नहीं करता और अपनी नियति स्वीकार करते हुए आत्मसमर्पण कर देता है। कांग सुंगहो को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इंटेरोगेशन रूम में वो अपने सभी अपराधों को कबूल करता है। वो गुंटेक के साथ किए गए कार्यों पर पछतावा नहीं करता, क्योंकि उसका मानना है कि वो योग्य था। उस रात सबूतों की रिव्यू करते हुए जेन अचानक सुंगहो और प्रोसिक्यूटर की बातचीत की एक रिकॉर्डिंग खोज लेती है। पता चलता है कि वो एक अवैध रिश्वत केस में शामिल है। सुंगहो के पास प्रोसिक्यूटर पर गंदे सबूत हैं। सभी सबूत एक नोटबुक में दर्ज हैं। प्रोसिक्यूटर नोटबुक के बदले सुंगहो को रिहा करने का सुझाव देता है। हालांकि इंटेरोगेशन रूम में सुंगहो अपने अपराध तो कबूल करता है, लेकिन नोटबुक सौंपने से इनकार कर देता है। अंततः सुंगहो जेन से लियोन से माफी मांगने को कहता है, क्योंकि उसने उसका अतीत, वर्तमान और भविष्य बर्बाद कर दिया। जेन का मैसेज पाकर लियोन समझ जाता है कि ये एक सुराग है।
ये माफी सुंगहो के बेडरूम में लगी एक पेंटिंग का नाम भी है। पेंटिंग को हटाकर लियोन एक छिपी हुई फाइल खोज लेता है। इसमें उच्च पदाधिकारियों की रिश्वतखोरी गतिविधियों का विवरण दर्ज है। वो जांच के लिए फाइल को सियोल कम्युनिटी सेंटर ले जाता है। वे बस सबूतों को उजागर नहीं कर सकते। उच्च पदाधिकारी अपनी शक्ति का यूज करके उस सबूत को 1 सेकंड में कचरे में बदल देंगे। जेन पुलिस प्रमुख यून ब्युंगहो से मदद मांगने का सुझाव देती है। कुछ समझाने बुझाने के बाद पुलिस प्रमुख यून ब्युंगहो अंततः उनकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। अगली सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। पुलिस प्रमुख यून ब्युंगहो मामलों में हुई सभी गलतियों को स्वीकार करते हैं और पूरी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देते हैं। वो ये भी वादा करते हैं कि भविष्य में ऐसी गलतियां न हो, इसके लिए सबूतों को जांच में सहयोग देंगे। जानकारी घोषित होने के बाद मीडिया में हंगामा होता है। इसके बाद जेन अपने पिता से मिलने जेल आती है। वो उसे ये भी बताती है कि सालों पुराने केस की पुनः सुनवाई होगी। जेन अपनी बेटी का नाम साफ करने के प्रयासों के लिए धन्यवाद देती है। गुंटेक की पूछताछ की ओर रुख करते हुए वो अभी भी जिद्दी होकर अपराध स्वीकार नहीं करता। अब एकमात्र तरीका सुंगमहो की मां से गवाही दिलवाना है। इस तरह हम उसे जेल भेज सकते हैं और उसके बीते दिनों की गिनती कर सकते हैं। गुंटेक का मुकदमा चलता है और वो जिद्दी होकर अपराध स्वीकार नहीं करता जब तक कि श्रीमती कान यूनजू उसके खिलाफ गवाही देने नहीं आती। अंत में जूरी उसके अपराधों के लिए गुंटेक को मौत की सजा सुनाती है। एक विकृत हत्यारे के जीवन का अंत। अगला सुंगमहो का मुकदमा है। उसे जानबूझकर किए गए अपराधों के लिए 13 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। उसके कर्मों के अनुसार सजा। 1 साल बाद लियोन और जेन साथ खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। सियोल सेंट्रल पुलिस टीम मामलों को सुलझाने का काम जारी रखती है। लियोन जेल में सुंगमहो से मिलने जाता है। अब सुंगमहो को अपने किए पर गहरा पछतावा है। वो अपने छोटे भाई को भी बहुत याद करता है। डॉक्टर हांग सुयोन लंबे समय के लिए विदेश जा रही हैं। फोरेंसिक परीक्षक का पद लियोन को सौंपने का निर्णय लेती हैं। वो जेन से लियोन की अतीन्द्रिय क्षमताओं को विकसित करने में मदद करने को भी कहती हैं। लियोन और जेन ने साथ में एक कोंडो खरीदा है और नया जीवन शुरू कर रहे हैं। वे अतीत की सभी परेशानियों को भूल जाएंगे और केवल सुंदर यादों को संजोए रखेंगे। यहीं पर ये सीरीज खत्म होती है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और आगे भी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।